अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक द लंग्स। बच्चा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि इंसानों के अंदर या जो जानदार हैं उनके अंदर किस तरह से, एनिमल्स के अंदर किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो हमने बताया था कि एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसे रिस्पायरेटरी सिस्टम का नाम हम लोगों ने दिया। उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लंग्स बेसिकली हैं क्या, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से है और वो किस तरह से जो है ये हमारे गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लंग्स जो हैं बने किस चीज़ से होते हैं। अब बैक उस दिन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में बच्चे कि तमाम जो एल्व्यूलाई हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब ये जो एल्व्यूलाई हैं इन्हीं से मिलके जो है एक लंग बनता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है दो लंग्स होते हैं, हमें सबको पता है कि एक पेयर होता है लंग्स का, यानी कि दो लंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक हमारे राइट साइड पे मौजूद होता है और एक हमारी लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है। अब जो हमारा राइट लंग है वो बड़ा होता है, जबकि हमारा जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग, ठीक है बच्चे। तो देखें हमारे जहाँ पे ये थोरेसिक कैविटी है, जहाँ पे हमारे ये फेफड़े मौजूद होते हैं, हमारे लंग्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे ऊपर रिब्स हैं यानी पसलियाँ मौजूद हैं। और हमें पता है कि 12 जो पेयर्स हैं वो पसलियों के होते हैं, ठीक है। यानी कि 24 जो पसलियाँ हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने हमारे फेफड़ों को जो है महफूज बनाया हुआ है। इसके अलावा ये जो रिब्स हैं यानी जो पसलियाँ हैं, इनके दरमियान में ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड किस तरह से हैं, ये एक इंटरकोस्टल मसल उसके थ्रू जो हैं कनेक्टेड है। इसके अलावा इन लंग्स के नीचे बिल्कुल एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको डायफ्राम का नेम दिया गया है। ये बिल्कुल लंग्स से नीचे मौजूद होती है। आगे आप देखें ये स्ट्रक्चर में हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स हैं, यानी कि सुराखदार हैं और ये लचकदार ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा हमारे लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, जो कि हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। पल्मोनरी आर्टरी और वेंस भी होती हैं जिनके ज़रिए से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हमारी एल्वुलाई के अंदर आता है और यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर हमारी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, हमारे हार्ट के पास लेके जाते हैं। अब जो हमारा लंग है वो दो मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, यानी दो मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। अब वो दोनों मेम्ब्रेन क्या कहलाती हैं, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है, जबकि अंदर वाली जो हमारे पास अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब इन मेम्ब्रेन्स के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम देता है। जब हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सांस लेने के दौरान जब फैलते हैं और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है लंग्स की, तो उसके लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो, तो वो फ्लूइड जो है इनके अंदर मौजूद होता है। ये देखिए इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी इस तस्वीर के अंदर कि फेफड़े जो हैं दो लेयर से इनक्लोज होते हैं, दो मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी, जो इस वक्त आपको रेड कलर में नज़र आ रही है कि बाहर वाली जो सारी लाइन है वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, जबकि अंदर वाली ब्लू जो है वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। और वो जो फ्लूइड जिसकी अभी बात की वो इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। हम लोगों ने डिस्कस करना है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, कि सांस लेने का अमल किस तरह से होता है। अब ये ब्रीथिंग जो है एक फ़िज़िकल मूवमेंट है, गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड करती है। डेफिनेशन इसकी ये है कि द फिज़िकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी कि ये गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है, कि जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये ब्रीथिंग से या हमारे गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड है। अब इसकी दो फेजेज़ हैं कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये दो फेजेज़ में होता है। फर्स्ट फेज़ इसका इंस्पायरेशन इन्हलेशन है, यानी कि सांस को अंदर लेके जाना, और दूसरा हमारा जो
स्टेप है या दूसरा फेज़ जिसको हम लोग कह सकते हैं वो एक्सपायरेशन है या एक्सहेलेशन है। ये हमने सांस को किस तरह से बाहर निकालना है। तो ये दोनों तरीक़ों में जो हमारे लंग्स हैं वो किस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, हमारा डायफ्राम किस शक्ल में चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, वो हम अभी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले स्टेप है हमारे पास इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ये दोनों वर्ड हैं, इनका एक ही मतलब है। तो बच्चे कि सांस को अंदर जब हम लोग लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान, सांस अंदर ले जाने के दौरान जो रिब्स मसल हैं हमारे वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की जानिब उठ जाएंगी। इसी वक्त फ़ौरन जो हमारी डायाफ्राम है वो डोम शेप इख्तियार कर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक, अब इस मूवमेंट से क्या होगा, हमारी थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारे लंग्स पे मौजूद जो प्रेशर है उसको कम कर देगा। अब क्या होगा कि अंदर जो हमारे लंग्स हैं उन पे प्रेशर कम है, बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है। इसके नतीजे में जो है लंग्स, पहले तो प्रेशर कम हुआ, लंग्स एक्सपैंड हो गए, लंग्स खुल जाएंगे। और जो एयर का प्रेशर बाहर अब ज़्यादा था, तो प्रेशर जो है अंदर, जो एयर है बाहर से अंदर की तरफ आएगी, उन दोनों प्रेशर को इक्वल करने के लिए। दोबारा बता देती हूँ कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा कि रिब्स मसल कंट्रैक्ट करेंगे, रिब्स ऊपर की जानिब उठ जाएंगी, और इसी वक्त पे जो हमारी डायाफ्राम है वो भी कंट्रैक्ट करेगी और डोम शेप इख्तियार कर लेगी। अब इन मूवमेंट के नतीजे में क्या होगा कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं उन पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके नतीजे में जो हमारे लंग्स हैं वो फैलेंगे और जो एयर प्रेशर है लंग्स के अंदर वो कम हो जाएगा। अब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम है, बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से एयर अंदर की जानिब आएगी ताकि वो दोनों तरफ के प्रेशर को बराबर कर सके। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारे पास है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, यानी सांस अंदर लेने के बाद दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो सांस बाहर निकालना है। अब वो जो सांस हम अंदर लेके गए हैं उसमें ऑक्सीजन थी हमारे पास और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में मौजूद थी, तो वो सारी एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा लंग के अंदर। अब जो इम्प्योर एयर है, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं, वो हम बाहर निकालेंगे। अब इसके दौरान क्या होगा कि हमारे ये बिल्कुल ऑपोजिट है इंस्पायरेशन के। एक्सपायरेशन का जो प्रोसीजर है वो इंस्पायरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पे रिब्स रेज हुई थी, यहाँ पे रिब्स क्या हो जाएंगी, डाउन होंगी, रिलैक्स होंगी, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। और वहाँ पे जो डायफ्राम है उसने डोम शेप इख्तियार की थी और वो भी क्या हुई थी, कंट्रैक्ट हुई थी, लेकिन ये भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगी और दोबारा जो है अपनी जो लेस डोम शेप हो जाएगी, इट्स गेट इज रेज्ड डोम शेप, और ज़्यादा डोम शेप हो जाएगी, यानी एक तो रिलैक्स होगी और दूसरा डोम शेप ज़्यादा हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, हमारे लंग्स में, हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद जो स्पेस है उसको कम कर देगी और लंग्स के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगी। अब लंग्स के ऊपर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो अंदर मौजूद हवा है उसको बाहर निकाल देंगे। एक्सपायरेशन दोबारा बता देती हूँ कि एक्सपायरेशन में क्या होता है कि एक्सपायरेशन में गैसेस के एक्सचेंज के बाद जो इम्प्योर एयर है वो बाहर निकाल दी जाती है। इसमें रिब्स मसल्स रिलैक्स होंगे और जो पसलियाँ वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। डायाफ्राम जो है वो, डायाफ्राम मसल्स जो हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे और ज़्यादा डोम शेप हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रेशर स्पेस है चेस्ट कैविटी की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो लंग्स है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और लंग्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो अंदर मौजूद एयर है उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जब एयर अंदर जा रही है तो रिब्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, रेज हुई हैं, डायफ्राम भी ऊपर की जानिब, उसने नीचे की जानिब मूव किया है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और जो बाहर प्रेशर जो था एयर का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल प्रेशर, तो बाहर की जानिब से जो हवा है वो अंदर की जानिब आएगी। दूसरी डायग्राम में देखें कि जो रिब्स मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं और डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स हो गई है और डायफ्राम ऊपर की जानिब चली गई है और लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया है और जो हवा अंदर मौजूद है वो बाहर निकाल दी गई है। अब इन दोनों एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, देखें MCQ लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड द एक्सपायर्ड एयर, यानी जो हमने हवा अंदर लेके गए हैं और जो बाहर लेके गए हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है।
जिसकी वजह से जो है हम लोग कह रहे हैं कि पहली वाली को हम प्योर कह रहे हैं और दूसरी वाली इम्प्योर एयर का नाम दिया है। तो देखिए बच्चे, अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है जब हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो 21% होगी। लेकिन अगर वही वाली हवा जब हम बाहर निकालेंगे या जो बाहर हवा निकालते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो 16% हो जाएगी। अब दूसरा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनहेल कर रहे हैं 0.04% है, लेकिन जो हम एक्सेल कर रहे हैं उस हवा के अंदर पूरे 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। नाइट्रोजन की अमाउंट क्या होगी? नाइट्रोजन गैस की 79 है और 79 ही रहेगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो हैं वेरिएबल हैं, यानी कि अगर आप बाहर से ले रहे हैं एयर, वो डिपेंड करता है हवा पे, गर्म हवा है, ठंडी हवा है, और जब आप अंदर लेके जा रहे हैं तो अंदर से जो बाहर हवा निकाली जाती है मोस्टली उसके अंदर ज़्यादा मिकदार में जो है वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल होते हैं। अगर आप बाहर से इनहेल कर रहे हैं हवा, तो हम देखते हैं कि अगर मौसम पे डिपेंड करते हैं, आंधी वगैरह चल रही हो तो डस्ट पार्टिकल ज़ाहिरी बात है हमारी सांस के साथ ज़्यादा अंदर की तरफ जाते हैं, और अगर साफ़ हवा हो तो जो है कम पार्टिकल्स अंदर जाएंगे। लेकिन जो हम बाहर हवा मोस्टली निकालते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि डस्ट पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल जो हमारी नोस्ट्रिल्स के अंदर मौजूद फाइन हेयर्स हैं, वहाँ पे म्यूकस मौजूद है, वो इसको फिल्टर आउट कर लेता है, यानी पार्टिकल्स को यहीं पे रोक लेता है। टेम्परेचर जो है जब हम इनहेल करते हैं वेरिएबल होता है, यानी कि बाहर की हवा गर्म भी हो सकती है, जैसे सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में सर्द भी हो सकती है, लेकिन जब आपके मुंह से हवा निकलती है तो वो उसका टेम्परेचर वही होगा जो उस वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। यानी अगर आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो एयर का भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा, लेकिन अगर आपको फीवर वगैरह है तो जब आप सांस लेते हैं तो आप नोट करते होंगे कि आपका सांस भी उस वक्त जो है गर्म महसूस हो रहा होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके बारे में हमने लंग्स के बारे में डिस्कस किया और मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। अब तक के लिए